हेलो दोस्तों, स्वागत आपका है यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग पे। जैसा आपको पता है कि हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल के पीवाईक्यू यानी कि पिछले साल के जो क्वेश्चन है उनको हम लोग कंटिन्यू इस सीरीज के रूप में चला रहे हैं। और आज हमारा जो होगा वो 22 जनवरी 2019 का जो शिफ्ट आपका 2 होगा, ये दूसरा होगा। उसके 50 क्वेश्चनों का क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करेंगे और उसके बारे में जानेंगे। जो आने वाले एग्ज़ाम जो है उसमें हम लोगों का कुछ तरीका पता चल जाएगा कि हाँ कि कहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन देखो, लिख रहा है कि रसोई के बर्तनों पर नॉन स्टिक कोटिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष प्लास्टिक उपयुक्त होता है। बेकेलाइट्स, टेफलॉन, फिनॉल, पॉलीथीन। ठीक है, तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो हो जाएगा कौन सा, तो बताएंगे। इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, तो टेफलॉन। कौन सा हो जाएगा, टेफलॉन। तो देखिए जो टेफलॉन है इससे ये कह सकते हैं कि इस पर देखिएगा किसी भी प्रकार का ऊष्मा या फिर अम्ल या क्षार का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, और ये विद्युत का क्या होता है, आपका कुचालक होता है। ठीक है, इस पे क्या होता है कि ये कह सकते हैं कि ऊष्मा, अम्ल, क्षार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरी बात कि जो टेफ्लॉन के बर्तन होते हैं, ठीक है, ये विद्युत के कुचालक होते हैं। ये क्या होते हैं, तो ये विद्युत के कुचालक होते हैं। कुचालक है यानी कि इसमें जो लाइट है ना वो पास नहीं होगी। क्या होगी, ये लाइट इसमें पास नहीं होती है। ठीक है, ऊपर देखिए ऑप्शन में लिखा है बेकेलाइट। बेकेलाइट क्या है, इसको भी ध्यान देंगे। देखिए जब भी बेकेलाइट की हम लोग बात करते हैं तो बेकेलाइट एक प्रकार की समझिए प्लास्टिक है। क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। कैसी प्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो होते हैं जिनको एक बार आपने कोई आकार दे दिया या ढाल दिया, दोबारा फिर उसे नहीं बना सकते हैं या ढाल नहीं सकते हैं, यानी उससे दूसरा कोई पदार्थ नहीं बन सकता है, या फिर दूसरा कह सकते हो वो गलेगा नहीं। ठीक है ना, तो ये जो बेकेलाइट जो होते हैं ये ध्यान देना कि एक प्रकार का क्या है, थर्मोसेटिंग क्या है, प्लास्टिक है। थर्मोसेटिंग क्या है, प्लास्टिक है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। अब देखेंगे बेकेलाइट के आपने देखा बहुत सारे विद्युत उपकरण बनते हैं। जैसे कि आपने देखा कि हमारे घरों में जो आपके स्विच बोर्ड होते हैं उनमें उपयोग होता है। जैसे आप देखेंगे जो आपके तार के ऊपर जो तार होते हैं उनके जो वायर जो होते हैं उनके ऊपर जो प्लास्टिक लगी होती है उसको बनाने में इसका काम होता है। तो कह सकते हैं बेकेलाइट का उपयोग कहाँ होता है, तो कह सकते हैं इसका उपयोग होता है विद्युत उपकरण बनाने में होता है। ठीक है ना, जैसे एग्जांपल की बात करते हैं हम लोग तो आप कहेंगे कि तार के जो कवर होते हैं उनमें होता है, जो बोर्ड होते हैं इनकी जो स्विच बनती हैं, स्विच इनमें होता है, स्विच आदि में प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये भी डाटा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि सौर कैलेंडर में कितने राशि चक्रों का उल्लेख है, 13, 11, 12 या 10। तो हम सभी लोग जानते हैं ये राशि कितनी प्रकार की होती है, जो राशियां होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, तो ये होती हैं कितनी, तो टोटल है 12। कितनी होती हैं, 12। ठीक है, जबकि नक्षत्रों की बात करते हैं, नक्षत्र की बात करते हैं तो इनकी संख्या कितनी है, 27। ठीक है ना, 27। कहीं कहीं 28 मिलेगा, लेकिन जो आपका अंतर्राष्ट्रीय जो खगोलीय संघ है वो 27 ही मानता है, जबकि भारतीय मनीषियों द्वारा 28 माना जाता है। ठीक है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ 27 मानता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना कितनी राशियां हैं, तो 12 प्रकार की क्या हैं, राशियां हैं।
अब देखिएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय या दिल्ली उच्च न्यायालय। ठीक है, तो ये तो जो आपने थ्योरी क्लास पढ़ी थी, मेरे हिसाब से वहीं पे मैंने लिखा दिया था अंडमान निकोबार का हाई कोर्ट कहाँ लगता है। ठीक है, तो देखिए इसका जो हाई कोर्ट लगता है वो लगता है कलकत्ता उच्च न्यायालय। ठीक है, कोलकाता उच्च न्यायालय। बाकी आप कह सकते हैं कि अंडमान एंड निकोबार की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वहाँ पर इसका क्या बनाएगा, एक खंडपीठ या कह सकते हैं एक ब्रांच डाला गया, लेकिन वो मेन ब्रांच तो नहीं है, उसका मेन ब्रांच क्या है, वो कोलकाता हाई कोर्ट है। तो देखिएगा मैं यहाँ पे 3-4 लिख देता हूँ कि किसका उच्च न्यायालय कहाँ लगता है। ठीक है ना, देखिए यहाँ आपने लिखा कि अंडमान एंड निकोबार का हाई कोर्ट कहाँ लगता है, तो कहेंगे कोलकाता, कोलकाता हाई कोर्ट लगता है। ठीक है, तो यहाँ तो मान लो कोलकाता दिया हुआ है, हो सकता है कोलकाता ना देकर पश्चिम बंगाल दे दे, है नहीं, तो भी सही होगा। ठीक है, उसके अलावा देखिएगा अगर ये पूछता है कि लक्षद्वीप की बात करें हम, कि लक्षद्वीप का जो हाई कोर्ट है ये कहाँ लगता है, तो बताएंगे ये लगता है केरल में, केरल। क्योंकि केरल का हाई कोर्ट कहाँ पे है, एर्नाकुलम। जो आपका एर्नाकुलम है ना, वो एक कह सकते हैं जिला है कहाँ का, इस शहर है कहाँ का, केरल का, वहाँ पे हाई कोर्ट है उसका लगता है। ठीक है, केरल में लगता है लक्षद्वीप का। ठीक है, उसके अलावा आप देखेंगे तो पुदुचेरी की बात करते हैं, पुदुचेरी का हाई कोर्ट कहाँ लगता है, तो बताएंगे इसका लगता है मद्रास हाई कोर्ट में। ठीक है, मद्रास हाई कोर्ट यानी कि तमिलनाडु, क्या हो गया, तमिलनाडु में है ना। ठीक है, फिर उसके बाद आपका दादर नगर हवेली दमन एवं दीव की बात करते हैं। ठीक है, दादर नगर हवेली एवं दमन दीव का हाई कोर्ट कहाँ लगता है, तो बताएंगे वो लगता है बम्बई हाई कोर्ट। कहाँ पे, बम्बई हाई कोर्ट महाराष्ट्र में लगता है। कहाँ लगता है, महाराष्ट्र में लगता है। ठीक है ना, वैसे आप देखेंगे तो जो एक आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, वो मेघालय और असम का हाई कोर्ट कहाँ लगता है, असम का हाई कोर्ट कहाँ लगता है, तो कहेंगे गुवाहाटी। कहाँ लगता है, गुवाहाटी। ठीक है, गुवाहाटी में लगता है। यानी कि कुल मिला के आप कह सकते हैं कि भारत में कितने, तो 25 हाई कोर्ट हैं। कितने हैं, 25 हाई कोर्ट है। ठीक है ना, कितने हाई कोर्ट हैं, 25 हाई कोर्ट हैं। ठीक है, तो हाई कोर्ट का उल्लेख कौन सा आर्टिकल है, तो 214। ठीक है ना, अब भाग कौन सा हो जाएगा, भाग हो जाएगा 6, तो 6 में ही राज्यों की बात की गई है। ठीक है, तो इन सबको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नीति आयोग अस्तित्व में आया कब आया, 1 जनवरी 2015, 1 अप्रैल 2015, 1 अप्रैल 2014, 1 दिसंबर 2014। तो इसके में क्या सही आंसर है, तो इसका सही आंसर है 1 जनवरी 2015। ठीक है, तो नीति आयोग कैसा आयोग है, नीति आयोग एक कैसा है, तो कह देंगे एक असंवैधानिक क्या है, असंवैधानिक आयोग है। ठीक है, यानी इसके संविधान में उल्लेख नहीं है। ठीक है ना, संविधान में उल्लेख नहीं है।
तो जो आपका नीति आयोग है इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया, जिसे हम लोग बोलेंगे राष्ट्रीय भारतीय, ठीक है, ये कहते हैं राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। हिंदी में कहें तो ये होगा राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, ये इसका फुल फॉर्म हो जाता है नीति आयोग का, ठीक है ना, नीति आयोग का इसका फुल फॉर्म हो जाता है, ठीक है। और नीति आयोग की बात करेंगे कि अध्यक्ष की, तो अध्यक्ष कौन होंगे? तो वो पीएम होंगे, क्योंकि नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो पदेन पद है। पदेन पद का मतलब हो गया कि जो प्रधानमंत्री होगा वही इसका अध्यक्ष ही बन जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, प्रस्तावित राष्ट्रीय खेल विद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तमिलनाडु, मणिपुर, पंजाब, महाराष्ट्र। देखो प्रश्न काल के दौरान ना ये प्रस्तावित था, यानी 2019 में प्रस्तावित था, लेकिन अभी देखा जाए तो इसका निर्माण कार्य हो चुका है, ठीक है, निर्माण कार्य हो चुका है। और ये देश का पहला ये क्या था, कह सकते हैं कि एक राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय था, ठीक है। तो ये है कहाँ पे? तो ये है आपका मणिपुर में, ठीक है ना। तो जो मणिपुर की राजधानी है ना इम्फाल, ठीक है, इम्फाल, तो ये वहाँ पे है, ठीक है। जो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, ये वहाँ पे बन रहा है राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय बन रहा है, ठीक है, यहीं पे ये से बनाया जा रहा है, ठीक है। और देखिएगा मणिपुर में देखा जाए तो मणिपुर दो खिलाड़ी बड़ी फेमस नाम आता है, एक तो कौन है? MC मैरी कॉम, जिनका संबंध किससे? बॉक्सिंग से, बॉक्सिंग। दूसरा नाम है मीराबाई चानू, ठीक है ना। ये किससे हैं? तो ये है वेट लिफ्टर, ये क्या है? वेट लिफ्टर है, ठीक है ना, वेट लिफ्टर है मणिपुर। तो ये दोनों लोग का संबंध यहाँ से है। और MC मैरी कॉम की ध्यान रखना, आत्मकथा जरा इनकी ध्यान रखना, इनकी जो आत्मकथा है, आत्मकथा वो है अनब्रेकेबल, ठीक है ना। क्या है? तो अनब्रेकेबल, ठीक है। तो अनब्रेकेबल इनकी क्या है? आत्मकथा है MC मैरी कॉम की, ठीक है, अनब्रेकेबल इनकी क्या आत्मकथा है। अब मणिपुर में ही आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है आपका? लोकटक, क्या है? आपकी झील है, लोकटक झील है। और लोकटक झील में आप देखेंगे केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ क्या है? नेशनल पार्क है, जो विश्व का एकमात्र तैरता पार्क, ठीक है, एकमात्र तैरता पार्क है केबुल लामजाओ, ठीक है। ये आपको यही मिल जाएगा, कहाँ पे? मणिपुर में मिल जाएगा, ठीक है। तो इनको सबको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि विश्व मुद्राओं के विनियमन को विनियमित करने की विधि ... द्वारा शुरू की गई है। विश्व आर्थिक मंच, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो देखिए जो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, ये क्या करती है कि विश्व में जितने भी करेंसीज हैं, ठीक है, विश्व की जितनी मुद्राएं हैं उनको विनियमित करती है, उनको रेगुलेट करती है, ठीक है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको शॉर्ट में IMF भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो इसकी अगर बात करें, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना
1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान होती है। ठीक है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के साथ इसकी स्थापना होती है। और इसका जो हेड क्वार्टर है, इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है? वाशिंगटन डीसी, यानी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। कहाँ? तो यूएसए में। ठीक है, तो वाशिंगटन डीसी में क्या है? इसका मुख्यालय किसका? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का। ठीक है, अच्छा यहाँ देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा कोष है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा जो कोष है, इसका खुद की तो करेंसी है, तो इसकी खुद की अगर मुद्रा की बात करें तो इसकी खुद की मुद्रा का क्या नाम है? उसका नाम है SDR, यानी कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स। क्या है? राइट्स, यानी कि विशेष आहरण अधिकार। क्या है? हिंदी में कहेंगे तो हो जाता है विशेष आहरण अधिकार। ठीक है, ध्यान रखना कि विश्व में जितनी मुद्राएं हैं उनको विनियमित कौन करता है? तो IMF करता है। ठीक है, और IMF को ही विश्व बैंक के क्या कहते हैं? जुड़वा संस्थान कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे? तो आप देखेंगे इसका मुख्यालय आपको मिल जाएगा न्यूयॉर्क में मिल जाएगा। और यूएनओ दिवस कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर को। कब? 24 अक्टूबर को। विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय आप देखेंगे तो ये जिनेवा में मिलेगा। और ये कहाँ पे है? तो इसकी स्थापना 1971 में होती है। ठीक है ना। विश्व आर्थिक मंच की स्थापना कब होगा? 1971। इसकी बैठक आपने देख बड़ी पढ़ा होगा, फेमस है, दावोस में बैठक हुआ करती है इसकी। कहाँ? दावोस में। ठीक है, विश्व बैंक की भी स्थापना क्या है? 1944 में होती है, एक ही साथ में होती है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना देखेंगे तो ये इम्पोर्टेंट है, 24 अक्टूबर 1945। ठीक है, 1945। तो यूएनओ डे मनाते हैं हम लोग कब? 24 अक्टूबर को मनाते हैं। ठीक है, अगर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य ऋषि वेद व्यास द्वारा लिखा गया था? जीवक चिंतामणि, शिल्पादिकारम, रामायण, महाभारत। तो वेद व्यास ने क्या लिखा? महाभारत। क्या लिखा? महाभारत लिखा है। ठीक है, तो ध्यान रखना, महाभारत में 18 पर्व हैं। क्या? 18 पर्व हैं। इसमें ध्यान रखना, इसमें जो एक आपने पढ़ा होगा, जैसे भीष्म पर्व है नहीं, गीता पर्व है। कौन सा? गीता पर्व है। तो सबसे पवित्र पर्व की बात करें इसमें क्या है? सबसे पवित्र पर्व क्या है? तो बताएंगे गीता पर्व। कौन सा है? गीता पर्व। ठीक है ना, जिसमें भगवत गीता का उल्लेख है। अच्छा, महाभारत में ध्यान रखना, जो लड़ाई है वो कितने दिनों तक चली थी? लड़ाई जो है वो कितने? तो 18 दिनों तक चली थी। कितने चली थी? 18 दिनों तक चली थी। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना। रामायण की बात करें तो रामायण को लिखा किसने? तो इसको लिखा था किसने? वाल्मीकि ने लिखा है। और ये किस भाषा में? तो संस्कृत में है। ठीक है, संस्कृत में है। इसमें ध्यान कितने? तो 7 आपके क्या हैं? अध्याय हैं। 7 अध्याय हैं या 7 कांड हैं। रामायण में कितने कांड हैं? अध्याय को ही कांड कह देते हैं हम लोग। कितने? 7 कांड हैं। कितने हैं? 7 कांड हैं। अब देखो, शिल्पादिकारम, ये संगम साहित्य का पहला संगम साहित्य का पहला क्या है? महाकाव्य है। पहला क्या है? महाकाव्य है। ठीक है, जो कि किस भाषा में
लिखा गया, संस्कृत और तमिल भाषा में लिखा गया है। तो शिल्पाधिकारम के लेखक कौन है? वो हैं इलांगो 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 इसी क्या है लेखक, यानी जिन्होंने इसको लिखा है। वैसे अगर पूरा इनका अगर नाम हम लोग देखते हैं तो इलांगो आदिगल ऐसे नाम आता है, इलांगो आदिगल, लेकिन इलांगो भी ध्यान रहेगा तो भी कर ले जाएंगे आप, ठीक है, इलांगो आदिगल, ठीक है। तो ये संगम साहित्य, तो संगम साहित्य ध्यान रखना, जो आपका तमिल साहित्य है उसे ही संगम साहित्य कहते हैं। तो संगम साहित्य किसे कहते हैं? तो जो आपकी तमिल साहित्य है ना, तमिल साहित्य को हम लोग संगम साहित्य कहते हैं, ठीक है, ये कहते हैं। तो इनको सबको भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। चलो अगला चलते हैं भाई, देखते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पढ़ो जरा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार या ध्यानचंद पुरस्कार। तो ये कह रहा है खेल के क्षेत्र में, बताओ खेल के क्षेत्र में। तो खेल के क्षेत्र में कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है ना। यानी फॉर्मरली, यानी कहते पहले इसे क्या कहते थे? सॉरी, पहले कह रहे हैं, अब इसे क्या कहते हैं? पहले इसका नाम क्या था? राजीव गांधी था। अब इसे हम लोग कहते हैं क्या? मेजर ध्यानचंद, क्या बोलते हैं इसे? अब इसका नया नाम क्या हो जाएगा कि मेजर ध्यानचंद, ठीक है, खेल रत्न पुरस्कार। खेल रत्न पुरस्कार, क्योंकि इसका नाम अभी देखोगे 2021 में इसका नाम, ठीक है, कब? 2021 में चेंज कर दिया गया है। क्या रखा गया है? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार इसका नाम रख दिया गया है, ठीक है। अच्छा अब देखो, क्योंकि इसमें राशि जो होती है, इसमें राशि कितनी मिलती है भाई? इसमें राशि कितनी मिलती है? तो राशि भी तो बढ़ा दी गई है, पैसा भी तो बढ़ा दिया गया, कितना? तो ये मिलता है 25 लाख रुपए मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 25 लाख रुपए मिलते हैं, ठीक है। अब देखो अर्जुन पुरस्कार जो है ये कब शुरुआत हुआ था? तो इसके बारे में कई बार सवाल पूछा गया, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब होती है? तो हमने पढ़ा है अर्जुन इसकी शुरुआत होती है कब? 1961 में। कब होती है भैया? 1961 में शुरुआत होती है। जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है ये 1985 में इसकी क्या हुई? शुरुआत होती है। कब? 1985 में शुरुआत हुई। जो ध्यानचंद पुरस्कार है, केवल ध्यानचंद पुरस्कार, तो इसकी शुरुआत हुई थी कब? 2002 में हुई थी, ठीक है ना। इन सभी को ध्यान रखिएगा। जो अर्जुन पुरस्कार है, द्रोणाचार्य पुरस्कार है, इन दोनों में 15 लाख रुपए पुरस्कार मिलता है। कितना? 15 लाख। जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है ये किसको मिलता है? तो जो कोच होते हैं, कोच यानी कुल मिला के गुरु जो सिखाते हैं उनको मिलता है ये अवार्ड, ठीक है, ये उनको अवार्ड मिलता है। तो इनको भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसने किया था? किसने किया था ये पूछा इसने। शांता कुमार, रंगराजन, जवाहरलाल नेहरू, दिलीप सिंह भूरिया। आपने एक भूरिया समिति पढ़ी होगी, पढ़ी? भूरिया समिति। देखो तो यहाँ तो सही आंसर क्या है? वो है जवाहरलाल नेहरू। तो ये ध्यान रखो कि राज्य पुनर्गठन आयोग गठन कब होता है? दिसंबर 1953 में होता है, ठीक है। अब जो ये राज्य पुनर्गठन आयोग है, ये राज्य पुनर्गठन आयोग जो है इसके अध्यक्ष कौन बने थे? इसके अध्यक्ष कौन बने थे? तो एक पूर्व न्यायाधीश है फजल अली। कौन है? तो फजल अली। तो फजल अली को बनाया गया था क्या? इसका अध्यक्ष। और इसके 2 सदस्य भी थे, 2 सदस्य भी थे। अच्छा ध्यान रखना कि आ जाए कि राज्य पुनर्गठन आयोग कितने सदस्यीय एक आयोग बना था? तो ये 3 सदस्यीय था। कितने सदस्य था? ये 3 सदस्यीय था। तो देखिए जरा, एक नाम होगा आपका कौन सा? हृदय नाथ कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू,
ठीक है, ये नाम होगा। फिर होगा के एम पौड़ी कक्कर, पौड़ी कक्कर, तो ये नाम आ जाएगा इसमें। ठीक है, ये अपनी रिपोर्ट 1955 के आसपास में सौंपेगी। ठीक है ना, इसने रिपोर्ट कब सौंपा, तो इसने क्या किया कि रिपोर्ट जो है ये कब, तो 1955 में, ठीक है, प्रकाशित किया। ठीक है, देखिए पाणिनि द्वारा लिखित अष्टधाई पुस्तक का विषय क्या है, ज्योतिष, विज्ञान, व्याकरण या अंकगणित। तो ये तो सभी पता है कि पाणिनि की बात करते हैं, तो ये तो व्याकरण इन्होंने लिखा है। क्या लिखा है, इन्होंने तो व्याकरण लिखा है। ठीक है, तो ये जो पाणिनि है ये संस्कृत के भाई क्या, संस्कृत में संस्कृत व्याकरण के ये क्या माने जाते हैं, जनक माने जाते हैं, जनक या प्रवर्तक, प्रवर्तक ये, ठीक है ना। अब पाणिनि ने ही क्या किया था, पाणिनि ने ही कि 14 माहेश्वर सूत्र दिया था, 14 माहेश्वर सूत्र। तो आ जाएगी 14 माहेश्वर सूत्र किसने दिया था, पाणिनि ने दिया था। ये 14 माहेश्वर सूत्र क्या है, इन्हीं 14 माहेश्वर सूत्रों से ही ध्यान रखना कि संस्कृत में जो व्याकरण की क्या होती है, उत्पत्ति होती है, शुरुआत होती है। ठीक है ना, व्याकरण तो 14 से सूत्र हैं, उसमें पूरा आपका व्याकरण दिया हुआ है, जैसे अ आ इ यूण ऐसे करके। ठीक है, ये पूरा दे रखा हुआ है, तो 14 माहेश्वर सूत्र लिखा है, तो पाणिनि को आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अष्टाध्यायी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान के प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। 4 ऑप्शन है, 44वां संविधान संशोधन द्वारा, 22वां संविधान संशोधन द्वारा, 42वां संविधान संशोधन द्वारा या 24वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है ना, अब देखो जो आपका ये 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 में। कब हुआ, 1976 में। तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी संविधान कहते हैं। को क्या कहते हैं हम लोग, इसे कहते हैं मिनी संविधान। कहोगे मिनी संविधान क्यों कहते हैं, तो इसके पीछे एक रीजन है। क्या रीजन है कि ये संविधान संशोधन ऐसा था ना जिसमें बहुत सारे आर्टिकलों को चेंज किया गया था, यानी कि इसमें बहुत सारे संविधान में बहुत सारे चेंजेस लाए गए थे, बहुत संशोधन किया गया था। इतना संशोधन किया गया था कि इसको एक जगह संशोधनों को करेक्शन किया जाए तो एक मिनी संविधान बन जाएगा, एक छोटा मोटा संविधान तो बन ही जाता। इसलिए बहुत सारे संशोधन किए गए इस वजह से, इसलिए से कहते हैं मिनी संविधान कहते हैं। ठीक है ना, और इसी के माध्यम से क्या हुआ कि प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे। ढंग ना कि 42 यानी 42वां संविधान संशोधन से प्रस्तावना में कितने, 3 नए शब्द जोड़े गए। कितने, तो 3 नए शब्द जुड़े। कहेंगे कौन कौन, तो एक आपका क्या है, धर्म निरपेक्ष, फिर एक है समाजवादी, समाजवादी और अखंडता, और अखंडता। ये 3 नए शब्द जोड़े गए थे। ठीक है ना, ये 3 नए शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पर देखो समाजवाद कह सकते हैं। ठीक है ना, क्या है, समाजवाद। ठीक है, समाजवाद ये। ठीक है, तो ये 3 नए शब्द हमने जोड़े थे। ठीक है, अब देखिएगा ऊपर एक आपने लिखा है, यहाँ पर देखो ये भी रोल इंपॉर्टेंट है इसका, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम वाले में देखे ये कब हुआ था, तो ये 1978 को हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि जो आपका संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति के अधिकार को क्या बना दिया गया, इसे बना दिया गया और कानूनी अधिकार बना दिया गया।
अधिकार को कानूनी या वैधानिक अधिकार बना दिया गया। आर्टिकल 300 क में ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो पहले संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार था, पहले क्या था, मूल अधिकार था। लेकिन क्या किया गया कि जो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 है, उसमें क्या हुआ कि मूल अधिकार से निकालकर वैधानिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया है, ठीक है ना। तो चलिए अगला 12 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग परिवर्तन को कहा जाता है, भाई क्या कहा जाता है? कोणीय विस्थापन, त्वरण, कोणीय गति या विस्थापन। ये कहा जाता है त्वरण। क्या कहा जाता है? त्वरण। ध्यान ना, त्वरण एक सदिश राशि है। त्वरण क्या है? त्वरण एक क्या है? आपकी सदिश राशि है, ठीक है। त्वरण कि अगर देखेंगे तो इसका मात्रक क्या है? तो इसका मात्रक है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ध्यान रखेंगे ये त्वरण का क्या है? मात्रक है, ठीक है। तो हलक गति की भी होता है, लेकिन त्वरण को ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया त्वरण, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका है 13 कि ब्रिटिश जलवायु में उगने वाली वनस्पतियों की विशेषता होती है, ठीक है। यानी कि जो ब्रिटिश मतलब ब्रिटिश एक क्या है? जलवायु है, ठीक है ना। तो उसमें जो भी वनस्पतियां उगती हैं वो किस प्रकार की वनस्पतियां इसमें उगती हैं? नुकीली घास के मैदान, रेगिस्तानी वनस्पति, मिश्रित वन या पर्णपाती वन, ठीक है। पर्णपाती वन। तो ये तो कौन सा है? पर्णपाती वन, ठीक है ना। देखो पर्णपाती मतलब होता है कि वो वन, वो आपके पेड़ पौधे जो एक समय पर क्या करते हैं? अपनी पत्तियों को क्या करते हैं? गिरा देते हैं, अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, ठीक है। तो पर्णपाती वन वैसे 2 प्रकार के होते हैं, एक आर्द्र और एक शुष्क होता है। जो पर्णपाती वन है ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं कैसे? तो आर्द्र वाले होते हैं, और एक होते हैं कौन? शुष्क वाले होते हैं। कौन से होते हैं? शुष्क वाले होते हैं। तो शुष्क वाले वो होते हैं जहाँ पर 70 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। आर्द्र वाले वो होते हैं जहाँ पर देखेंगे तो 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, ठीक है ना। तो वो आर्द्र वाले होते हैं, ठीक है, वो आर्द्र वाले होते हैं, ठीक है। तो ये आपको इतनी बातें ध्यान रखने था, ठीक है। अब देखिएगा पश्चिमी चक्रवात की उत्पत्ति, पश्चिमी चक्रवात की उत्पत्ति होती है कैस्पियन क्षेत्र से, मेडिटेरियन सी से यानी भूमध्य सागरीय क्षेत्र से, लाल सागर से, अरब क्षेत्र से। देखो पश्चिमी चक्रवात जो आपकी जो पश्चिमी जो साइक्लोन है, इसके जो उत्पत्ति होती है वो कहाँ से होती है? तो मेडिटेरियन सी से होती है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र से होती है, ठीक है। तो जब भी चक्रवात आता है ना, आपने पढ़ा कि जब भी चक्रवात आएगा तो मौसम क्या होगा? खराब हो जाता है, यानी कि वर्षा हो गई, आंधी तूफान ये जैसी घटनाएं घटेंगी। लेकिन जब प्रति चक्रवात आता है, प्रति चक्रवात, तो उसमें जो मौसम होता है वो साफ हो जाता है। मौसम कैसा हो जाता है? साफ हो जाता है। तो भूमध्य सागर आप देखेंगे, भूमध्य सागर ये कितने? तो ये आप देखेंगे कहीं नहीं कि 3 महाद्वीपों से घिरा हुआ है, नहीं 3 महाद्वीपों से घिरा हुआ है। यानी उत्तर में देखेंगे तो यूरोप है, पूर्व में देखेंगे तो एशिया है यानी पश्चिमी एशिया है, ठीक है ना, और दक्षिण में देखेंगे तो अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है। तो यानी कि ये 3 के क्या है? बीच में है कौन सा? भूमध्य सागर। कैस्पियन सागर आप देखेंगे तो ये 5 देशों से इसकी सीमा लगती है। कैस्पियन सागर आप देखेंगे, कैस्पियन सागर जो क्षेत्र है उन्होंने पढ़ा ना कि दुनिया का सबसे क्या खारे पानी का झील है, खारे पानी का स्थान है, ठीक है। खारे पानी का वो क्या है? स्थान है या जल निकाय है। वो लगभग 5 देशों में इसका विस्तार है, जैसे अजरबैजान है, रूस है, ईरान है, ठीक है। ऐसे करके 5 देश इसकी सीमा लगाते हैं, ठीक है। लाल सागर जानते ही हो आप, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, पश्चिमी चक्रवात, ठीक है। अब देखिएगा बोरबरी पद्धति के अनुसार एक परमाणु के बाह्यतम कोश में अधिकतम डैश डैश हो सकते हैं। अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन,
अधिकतम 4 इलेक्ट्रॉन, अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन, अधिकतम 12 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए अधिकतम की बात करते हैं तो अधिकतम कितने हो सकते हैं भाई, अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं बाहर। कितने, 8 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं। अब इस वाली पद्धति की खोज किसने की थी, तो बोरबरी जो पद्धति है इसकी खोज किसने की थी, तो आप देखेंगे एक व्यक्ति है कौन, रदरफोर्ड, नाम सुनागा रदरफोर्ड। एक व्यक्ति का नाम है कौन, बोर, एक का नाम क्या है, बोर। कब, तो 1900 लगभग 13 के आसपास में, ठीक है ना। यानी कह सकते हैं कि 1913 में बोर व रदरफोर्ड ने खोजा, ठीक है, इस पद्धति को, ठीक। तो ये कितने हो सकते हैं, अधिकतम 2, अधिकतम 8 सकते हैं बाह्य कोश में। जैसे आपने देखा इस तरीके से आपकी कुछ होती हैं, ठीक है। तो इसमें बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो इनकी संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है, 8 हो सकती है। कितनी हो सकती है, ऐसे 8 हो सकती है। कितनी हो सकती है, 8 हो सकती है, ठीक। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस पता है आपको 3 प्रकार के होते हैं, हेपेटाइटिस ए, बी और सी। हेपेटाइटिस ए आंत्रज्वर, ठीक है, तपेदिक यानी टीबी, हैजा। कह रहा कौन सा इसमें से बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु से नहीं होता है, ठीक है, ये लिखा है जीवाणु से नहीं होता है। तो आप देखोगे हेपेटाइटिस ये जीवाणु से नहीं होता है, ये कैसे होता है, ये वायरस से होता है। कैसे होता है, ये वायरस होता है। बाकी तीनों नीचे आप देखेंगे तो ये जीवाणु जनित क्या है, रोग है। नीचे क्या है, जीवाणु जनित रोग है। तो हेपेटाइटिस में आप देखेंगे तो इसमें क्या प्रभावित क्या होता है, प्रभावित अंग की बात करेंगे तो प्रभावित अंग क्या होगा, तो इसमें होता है आपका यकृत। यकृत जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लीवर, क्या, लीवर, ठीक है। आंत्रजोल में आप देखेंगे तो जो आपके आंत है, जो इंटेस्टाइन है वो प्रभावित होंगे, ठीक है ना। तपेदिक की बात करेंगे, तपेदिक क्या है भाई, ये टीबी तो बात चल रही है, तपेदिक मतलब क्षय रोग, टीबी। तो टीबी में क्या होता है, तो कहोगे फेफड़े यानी कि लंग्स, कौन से, फेफड़े प्रभावित होते हैं, ठीक है। हैजा की बात करते हैं, ठीक है, हैजा। तो हैजा में क्या होगा, आपका जो आपके आंत होती हैं वो प्रभावित होती हैं, यानी कि जो आपका पेट होता है, पेट में भी क्या आपकी आंतें, ठीक है, ये प्रभावित होती हैं इसमें, ठीक है। तो इनको भी ध्यान रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य में एक से अधिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। एक से अधिक, ठीक है, एक से अधिक आपको बताना है कहाँ है, क्या उत्तर प्रदेश में है, क्या आंध्र प्रदेश में है, क्या मध्य प्रदेश, क्या तमिलनाडु में है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे तो ये हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा तमिलनाडु। अब देखिए तमिलनाडु में यहाँ पे आपको 2 मिल जाएंगे, एक मिल जाएगा कलपक्कम, एक हो जाएगा मिल जाएगा आपको कूडनकुलम, ये दोनों मिल जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। आंध्र प्रदेश में कोई है नहीं है, उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में कौन सा है, तो यहाँ पे है नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र, ठीक है। जिला है कौन सा, बुलंदशहर। कौन सा है, बुलंदशहर, यहाँ पे, ठीक है। वैसे महाराष्ट्र में भी 2 हैं, अगर हम महाराष्ट्र की बात कर लेना, यहाँ पे भी 2 हैं, देखिएगा महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में 2 हैं। एक है आपका कौन सा, जैतापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र, और दूसरा कौन सा आपका है, तो हम लोग पढ़ते हैं दूसरा, एक तारापुर वाला जो है, ठीक है ना, कौन सा है, तारापुर। ये 2 हैं, लेकिन प्रश्न में महाराष्ट्र दिया ही नहीं है, तो इनमें से फिर देखो एक ही आएगा, कौन सा, तमिलनाडु। लेकिन और भी परमाणु ऊर्जा केंद्र जो आपको देखने चाहिए, है नहीं। बस इतना ध्यान रखो कि कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पे है, कैगा वाला, तो ये कहोगे ये तो है कर्नाटक में है, ठीक है। फिर देखेंगे रावत भाटा कहाँ पे है, रावत भाटा कहाँ पे है,
तो ये है राजस्थान में, कोटा राजस्थान में, ये मिल जाएगा आपको, ठीक है, यहाँ मिल जाएगा। उसके अलावा और भी कोई बच्चा जो है, हाँ एक काकरा पार है, कौन सा है, काकरा पार परमाणु ऊर्जा केंद्र, ये कहाँ पे है, ये गुजरात में, कहाँ पे है, गुजरात में। तो इन सबको भी आपको ध्यान मेरे हिसाब से रखना चाहिए। चलिए अगला देखिएगा। अगला है, मनुष्यों में जब X गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो युग्मनज डैश डैश के रूप में विकसित होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे खुद ही लिखा है, इससे लिखा हुआ ना कि X गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है। तो जब X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडे को निषेचित करेगा तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर कैसा युग्मनज बनेगा, तो मादा शिशु बनेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा था कि अगर Y गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु अंडे को निषेचित करेगा तो वहाँ पे नर शिशु बनता, ठीक है ना, नर शिशु विकसित होता, ठीक है। तो ये इतनी बातों को आपको ध्यान रखना, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है, 263, 262, 280, 244। तो वित्त आयोग का उल्लेख किसमें है, देखो जाहिर सी बात है वित्त आयोग का उल्लेख आर्टिकल 280 में, किसमें, आर्टिकल 280 में बताया गया है, ठीक है ना। इनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अंतर्राज्यीय जो परिषद होते हैं ना, जो अंतर्राज्यीय परिषद 263 में है, नदी जल विवाद जो होते हैं वो 262 में है, ठीक है। तो जो आप देखिएगा ये लिखा है ना वित्त आयोग, वित्त आयोग, ठीक है। तो वित्त आयोग की नियुक्ति, वित्त आयोग नियुक्ति, इसका वित्त आयोग का कार्यकाल कितने साल का होता है, तो कहेंगे 5 वर्ष का होता है। अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा, तो करेगा राष्ट्रपति, कौन करेगा, राष्ट्रपति, शपथ भी दिलाएगा, ठीक है, राष्ट्रपति शपथ भी दिलाएगा, ठीक है। अब जो वित्त आयोग है, अभी आप देखोगे तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष को इससे बनाया गया है, तो बनाया गया अरविंद पनगड़िया को, किसको, अरविंद पनगड़िया बने, ठीक है। और जो 15वां है वो NK सिंह है, ठीक है। 15वें के कौन है, तो NK सिंह, यानी नंद किशोर सिंह, ये बने हैं, ठीक है, नंद किशोर सिंह बने हुए हैं। चलिए अगला देखिएगा। निम्न में से किसके अनुसार अर्थव्यवस्था में आवश्यक वस्तुओं का कुल मूल्य हमेशा आपूर्ति के कुल मूल्य के बराबर होता है। आवश्यक वस्तुओं का कुल मूल्य हमेशा आपूर्ति के कुल मूल्य के बराबर होता है। ये किसका कथन है, टेलर का है, वालरस का नियम है, वेवलेंथ प्रभाव का है, या से का नियम है। तो ये सही आंसर क्या है, वालरस, ठीक है, वालरस का, ठीक है, वालरस। आगे देखिए, किस वर्ष दिल्ली को एक मंत्री परिषद युक्त विधानसभा प्रदान की गई जिसके प्रमुख मुख्यमंत्री थे, 1963, 1979, 1956 या 1992। तो देखिए इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो कौन सा है, 1992, कौन सा, 1992। ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि 69वां या 69वें संविधान संशोधन एक्ट 1991 के माध्यम से दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया था। कब, तो 1991 के माध्यम, ये एक्ट है
किया कब किया गया था? किया 1992 में किया गया था कि दिल्ली में एक क्या होगा, विधान परिषद या विधानसभा होगी। ठीक है, एक विधानसभा होगी। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण या भारत रत्न? कौन सा? भारत रत्न। तो अब यहाँ से सवाल आपसे ये बनना शुरू हो जाएगा कि सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, हाँ तो ठीक है, कौन सा? भारत रत्न है। कौन सा? भारत रत्न ये है। ये सबसे बड़ा है, ये दूसरा सबसे बड़ा है, ये तीसरा और ये चौथा। ठीक है, अगर रैंक के हिसाब से देखेंगे, रैंकिंग के हिसाब से देखेंगे तो ये सबसे बड़ा पुरस्कार है, यानी कि फर्स्ट नंबर का भारत का, ये सेकंड नंबर का सबसे बड़ा है, ये थर्ड नंबर का सबसे बड़ा है और ये फोर्थ नंबर का सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत की अगर बात करते हैं कब होती है, तो ये होती है कब? तो 2 जनवरी कब? 1954 को इसकी क्या होती है? शुरुआत होती है, भारत रत्न। ठीक है, इसकी शुरुआत होती है 2 जनवरी 1954 की शुरुआत इसकी होती है। ठीक है, भारत रत्न पाने वाली फर्स्ट महिला कौन है? फर्स्ट महिला की अगर बात करते हैं तो हो जाएंगे कौन? इंदिरा गांधी। कौन हो जाएंगे? इंदिरा गांधी। ठीक है, सेकंड देखिए, भारत रत्न पाने वाली फर्स्ट महिला संगीतकार कौन है? महिला संगीतकार, तो आपको लता मंगेशकर नहीं लगाना है। ठीक है, क्या लगाना है? एस एस सुब्बुलक्ष्मी। नाम क्या है? एस एस सुब्बुलक्ष्मी। सुब्बुलक्ष्मी जो कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की बहुत ही अच्छी ये क्या गायिका थी। ठीक है, तो ये आपको इतनी बातें ध्यान रखना होगा। ठीक है, और अगर देखेंगे तो भारत में पाने वाले क्या है? 2 विदेशी नागरिक भी तो हैं हमारे। क्या है? 2 विदेशी नागरिक। एक का नाम है अब्दुल गफ्फार खां, इनको पहले मिला था अब्दुल गफ्फार खां, और दूसरे कौन है? नेल्सन मंडेला। तो नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाते हैं? 18 जुलाई को मनाते हैं। तो कहना 18 जुलाई को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस। ये कहाँ? ये तो अफ़गानिस्तान के हैं, अफ़गानिस्तान के हैं। ठीक है, ये कहाँ के हैं? अफ़गानिस्तान के हैं। और ये साउथ दक्षिण अफ्रीका के हैं। ये कहाँ के हैं? दक्षिण अफ्रीका के हैं। वहाँ के राष्ट्रपति भी ये रह चुके हैं। ठीक है, तो पूछ लिया जाएगा कि वो पहले विदेशी व्यक्ति कौन है? वो पहले विदेशी व्यक्ति कौन है जिनको क्या मिला है? जिनको मिला है भारत रत्न मिला है। तो पहले कौन है? ये है। सेकंड कौन है? नेल्सन मंडेला। और पहली बार 1954 में कितने लोगों को मिला था? 3 लोगों को मिला था। 3 लोगों को मिला था। तो किस किस को मिला था? तो एक थे रमन, ठीक है, एक क्या थे? रमन, सीवी रमन, ठीक है, सी राजगोपालाचारी, और एक व्यक्ति के नाम था सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी का। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना का प्रावधान दिया गया है? 340, 338, 315, 280। तो देखिए इसमें सही आंसर क्या है? सही आंसर आपका है 338। 340 में क्या है? इसमें ओबीसी आयोग की बात की गई है, ओबीसी। इसमें एससी आयोग की बात की गई है, एससी आयोग की बात की गई है। ठीक है, जो 338(1) है उसमें एसटी आयोग की बात की गई है। 315 में देखेंगे आप तो इसमें संघ लोक सेवा आयोग की बात की गई है, संघ लोक सेवा आयोग की बात की गई है। ठीक है, इसमें वित्त आयोग की बात की गई है, जो केंद्रीय वित्त आयोग है इसकी भाग की गई है। ठीक है,
तो इन सबको आपको ध्यान मेरे हिसाब से रखना चाहिए, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चनों को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी समिति पूंजी खाता परिवर्तनीयता से संबंधित है? सी रंगराजन समिति, एस तारापोर समिति, वाईवी रेड्डी समिति या उर्जित पटेल समिति, ठीक है, उर्जित पटेल समिति। तो इसमें जो सही आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? एस तारापोर समिति, ये हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो रंगराजन समिति है ये भी तो गठित की गई थी कि नहीं गठित की थी? ये भी की गई थी, ठीक है। तो ये क्यों? तो जो रंगराजन समिति है तो ये जो गरीबी का आकलन करने के लिए इसको गठित किया गया था। तो ये गरीबी आकलन हेतु, ठीक है। जो वाईवी रेड्डी समिति है ये किया गया था बैंकिंग सुधार हेतु। किसके? बैंकिंग, किसके लिए ये किया गया था? बैंकिंग सुधार हेतु किया गया था। जो उर्जित पटेल समिति है ये वित्तीय समावेशन, वित्तीय समावेशन व बैंकिंग सुधार हेतु, बैंकिंग सुधार, ये दोनों के लिए किया गया था, ठीक है। ये दोनों के लिए किया गया था, ठीक है। चलो तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है भाई। भारतीय रेलवे के दक्षिणी क्षेत्र का मुख्यालय है चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु या तिरुवनंतपुरम, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? हैदराबाद। कहाँ पे है? हैदराबाद है, ठीक है, हैदराबाद है। तो इस समय रेलवे मुख्यालय की संख्या कितनी है? देखो रेलवे मुख्यालयों की संख्या की बात करते हैं तो ये वर्तमान में हो चुकी हैं कितनी? 19। कितनी हो चुकी हैं? 19 हो चुकी हैं। कितनी हो चुकी हैं? 19 हो चुकी हैं। तो अब यहाँ पे देखिएगा इसके अंदर 2-4 हम लोग लिख सकते हैं, 2-4 लिख सकते हैं कि किसका कहाँ पे मुख्यालय है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर डायग्राम हम लोग बना लें इस तरीके से तो देखिए, तो ये तो हो गया क्या? नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे देखिएगा अगर सवाल ये इस तरीके से बनता है कि पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है, तो बता देंगे कहाँ पे? कोलकाता में, ठीक है। उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे, तो बताएंगे दिल्ली, कहाँ पे है? दिल्ली। पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है, तो बता देंगे मुंबई, कहाँ पे है? मुंबई। इसमें दक्षिणी तो लिखा ही लिखा है, तो दक्षिणी वाला कहाँ पे है? भारत में रेलवे के दक्षिणी क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पे है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हैदराबाद। कहाँ पे हो जाएगा? हैदराबाद, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हैदराबाद नहीं होगा, ये इसका जो सही आंसर होगा वो होगा चेन्नई। तभी तो नीचे बनेगा भाई चेन्नई, ठीक है। तो दक्षिण वाला कहाँ है? चेन्नई, यानी कि तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु, ठीक है। अब इसी में देख लीजिएगा कि अगर सवाल ये होता है कि उत्तर पूर्व हो गया ना, ये दिशा कौन सी हो गई? उत्तर पूर्व की हो गई, ये हो गई उत्तर पूर्व। तो उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व का मुख्यालय कहाँ पे है? गोरखपुर में है, ठीक है। उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम वाला कहाँ पे है? जयपुर में है, ठीक है। दक्षिण पश्चिम वाला कहाँ पे है? हुबली, कहाँ पे है? हुबली। हुबली कहाँ? कर्नाटक। ये हमने हुबली लिखा, हुगली नहीं लिखा है, ठीक है। दक्षिण पूर्व वाला कहाँ पे है? तो ये भी कोलकाता है। कहाँ पे है? कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता में है, ठीक है। तो ये 8 हो गया ना। उत्तर मध्य वाला यहाँ पे देखेंगे, उत्तर मध्य वाला प्रयागराज हो जाएगा, उत्तर मध्य वाला प्रयागराज हो जाएगा। पूर्व मध्य वाला हाजीपुर हो जाएगा, पूर्व मध्य वाला हाजीपुर हो जाएगा। दक्षिण मध्य वाला आपका सिकंदराबाद हो जाएगा और पश्चिम मध्य वाला आपका जबलपुर हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा?
जबलपुर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगर देखिएगा, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 25 साल, 25 वर्ष, 40 साल या 30 साल। आपको क्या बनना है? राज्यपाल बनना है, किसी राज्य का आपका क्या बनना है? गवर्नर बनना है। तो आपकी उम्र लगभग कितनी होनी चाहिए, कितने साल की होनी चाहिए? तो कहेंगे गवर्नर बनना है तो फिर 35 से कम क्या होना चाहिए? 35 साल तो होना ही चाहिए। इसके लिए लोकसभा सदस्य हेतु न्यूनतम कितना होना चाहिए? 35 साल। राज्यसभा सदस्य हेतु कितना होना चाहिए? तो 30 साल होना चाहिए। ठीक है, और ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए 21 साल होना चाहिए। ठीक है, प्रधान बनने के लिए 21 साल होना चाहिए। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? पुलिकेशन, दंतीदुर्ग, सातकर्णी, अमोघ वर्ष। तो इसमें देखो सही आंसर आपका हो जाएगा कौन? या तो दंती दुर्ग हो जाएगा। कौन सा होगा? दंती दुर्ग हो जाएगा। अब जो पुलिकेशन द्वितीय के बारे में ये सवाल पूछा गया आपसे, ठीक है, कि ये किस वंश का है? पुलिकेशन फर्स्ट थे, पुलिकेशन द्वितीय भी थे, तो ये चालुक्य वंश के हैं। पुलिकेशन द्वितीय किस वंश के हैं? तो ये चालुक्य वंश। ठीक है ना, चालुक्य वंश। ठीक है, तो दंती दुर्ग थे। ठीक है ना, तो राष्ट्रकूट राजवंश का पहला शासक दंती दुर्ग, और अंतिम होंगे कृष्ण थर्ड। अंतिम कौन होंगे? कृष्ण थर्ड होंगे। देखो, किस राज्य में उकाई परियोजना नदी घाटी परियोजना स्थित है? पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, गुजरात में। तो देखो उकाई, हालांकि बांध भी तो है, ये कहाँ पे है? गुजरात में है। ठीक है, किस नदी पे है ये? तो बताएंगे उकाई बहुउद्देशीय। ये उकाई बहुउद्देशीय जो परियोजना है ये किस पे? तो ये ताप्ती नदी पर है। किस नदी पे है? ताप्ती नदी पे। किस नदी पे है? ताप्ती नदी पर स्थित। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किसे 24वें जैन तीर्थंकरों में से अंतिम माना जाता है? अंतिम माना जाता है, ये देखो। तो अंतिम की बात करेंगे तो अंतिम तो कौन थे? महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी को हम लोग जैन धर्म का क्या मानते हैं? तो वास्तविक संस्थापक मानते हैं। ठीक है, तो आंसर तो यही हो गया, महावीर स्वामी। ठीक है, ऋषभ देव को हम लोग क्या कहते हैं? आदिनाथ कहते हैं, आदिनाथ। ठीक है, तो जैन धर्म के प्रवर्तक यही है ना? जैन धर्म के प्रवर्तक या पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव थे। पार्श्वनाथ ये 23वें थे। किस नंबर के? 23वें थे। ठीक है ना। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद होता है? यानी कौन सा ऐसा कोशिका का अंग है जो केवल पेड़ पौधों में पाया जाता है, मनुष्यों में नहीं पाया जाता होगा? तो लाइसोसोम्स, लवक यानी प्लास्टिड, गाल्जी कॉय या रिक्तिकाएं। ठीक है, तो ये देखो सही आंसर क्या है आपका? लवक, प्लास्टिड। ये केवल पादप में ही पाया जाएगा, तभी तो पेड़ पौधा कैसे होंगे? तभी तो पेड़ पौधे हरे भरे होंगे, लवक पाया जाएगा तभी तो होंगे। ठीक है, लाइसोसोम्स हम लोग कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं इसे किसकी थैली बोलते हैं? आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्या बोलते हैं? आत्महत्या की थैली कहते हैं ना, इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। लाइसोसोम्स क्या कहते हैं? इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि लाइसोसोम्स में बहुत सारे प्रकार के एंजाइम्स होते हैं, और अगर वो लाइसोसोम्स में जो बहुत सारे प्रकार के एंजाइम्स होते हैं, अगर वो आपस में कहीं मिल जाते हैं तो फिर रिएक्शन के बाद में वो डेथ हो जाती है उसकी। ठीक है, तो लाइसोसोम्स को आत्महत्या की थैली कहते हैं। अगला कि पेरिस शहर किस नदी के किनारे स्थित है? राइन नदी के किनारे, सीन, डेन्यूब या वोल्गा। ठीक है, तो देखो सही आंसर क्या है? सही आंसर है आपका सीन नदी। ठीक है, राइन नदी के किनारे अगर बात करते हैं तो यहाँ पे तो एक शहर है, कौन सा? वान। ठीक है, कौन सा शहर है? वान। ठीक है, या वान भी कह सकते हैं, वान शहर,
और ये कहाँ का है, तो ये जर्मनी का शहर है। ये कहाँ का है, जर्मनी। कहाँ का शहर है, जर्मनी। ठीक है, अब देखो डेन्यूब और वोल्गा, कौन से आगे नदियाँ, डेन्यूब और वोल्गा। तो डेन्यूब नदी जो है ना वो आपने वियना सुना होगा, वियना शहर, वियना शहर, ठीक है, जो ऑस्ट्रिया की राजधानी ही है, ऑस्ट्रिया। तो ये यहाँ पे है वोल्गा, ठीक है, वोल्गा नदी के सुना होगा, ठीक है, वोल्गा नदी के बारे में हमने सुन रखा होगा, ठीक है। वोल्गा से गंगा तक आपने एक सुना होगा ना, कि वोल्गा से गंगा तक आपने सुना होगा, एक क्या है, यात्रा वृतांत है किसकी, राहुल सांकृत्यायन का, ठीक है। तो वोल्गा नदी के किनारे आप देखेंगे तो स्टालिनग्राद, स्टालिनग्राद शहर है। और ये शहर कहाँ पे है, तो ये शहर रूस में है, ठीक है। ये आपने स्टालिनग्राद की लड़ाई सुनी है, जो जर्मनी और रूस के बीच में हुई थी, स्टालिनग्राद की लड़ाई, ठीक है। चलो, तो सीन नदी किनारे पेरिस शहर आपका बसा हुआ है। अब देखिएगा, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो गया, गोपाल कृष्ण गोखले। कब किया था, 1905 में। कहाँ पे किया था, तो पुणे में किया था, पुणे महाराष्ट्र में स्थापना हुई थी किसकी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की। तो गोपाल कृष्ण गोखले धागना किनकी एक पुस्तक है, कौन सी पुस्तक, सॉरी ये क्या है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं, गांधी के राजनीतिक गुरु हैं, राजनीतिक गुरु हैं कौन, गोपाल कृष्ण गोखले। सुभाष चंद्र बोस ध्यान रखेंगे कि 1938 और 1939 में ये क्या रहे, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, ठीक है ना। पहले 1938 में हरिपुरा, 1939 में तिरपुरी में, ठीक है ना, तिरपुरी में, ठीक है। महात्मा गांधी में तो एक ही रहे, 1924 में बेलगांव अधिवेशन में रहे, ठीक है। चलो अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, चंडीगढ़ या दिल्ली। अब केंद्र शासित पूछ रहा है तो सबसे अधिक कहाँ पे होगा, सबसे अधिक तो यहीं पे होगा ना, दिल्ली में तो जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है। यहाँ पे देखेंगे तो कम से कम 11,320 व्यक्ति प्रति किलो वर्ग में ये रहता है, कितना, 11,320 व्यक्ति प्रति किलो वर्ग मीटर में इतने व्यक्ति रहते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो सबसे अधिक यहाँ पर और सबसे कम कहाँ पे, तो लक्षद्वीप में। यहाँ पे क्या है, तो कहेंगे सबसे कम जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, लक्षद्वीप। तो सबसे अधिक दिल्ली, फिर चंडीगढ़। देखिए अगला देखते हैं, दिए गए विकल्प में से इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट डैट से संबंधित है। इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट, हॉकी से, शतरंज से, फुटबॉल से, घोड़सवारी से। तो इस संबंध रखता है किससे, घोड़सवारी से। अब देखो जो घोड़सवारी होती है ना, घोड़सवारी, इसमें कई सारे प्रकार के खेल होते हैं, जैसे कि पता चला कि आप घोड़े पर बैठकर आप क्या खेल लो, चौगान खेल लो, यानी पोल खेल रहे हो, ठीक है। घोड़े पे ही बैठ के आप जिम्नास्ट भी कर रहे हो, क्या कर रहे हो, जिम्नास्ट भी कर रहे हो, ठीक है। घोड़े पे बैठकर आप गोल्फ भी खेल रहे हो, ठीक है, गोल्फ खेल रहे हो। तो ऐसे घोड़े से संबंधित कई सारे क्या होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, उनमें से एक ये भी है, इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट भी है, घोड़सवारी संबंध रखता है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें एक क्या है, एरीना शब्द आता है, एरीना शब्द पूछ लेगा कि किससे संबंधित है, तो बताना घोड़सवारी से। जो घोड़सवारी मतलब जहाँ पे जो ट्रैक होती है ना, जहाँ घोड़े दौड़ते हैं, उसे एरीना कहते हैं, क्या बोलते हैं, एरीना कहते हैं, ठीक है। अगला देखिए, अगला सवाल है कि दोलन की घटना में प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को डैश डैश कहा जाता है, समय सीमा, आयाम, आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य। तो दोलन की घटना में प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को कहा जाता है क्या, आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, क्या बोलता है, फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बोल्विया की राजधानी कौन सी है, मोंटेवीडियो, सुक्रे, ब्राजीलिया या लीमा, ठीक है। तो अब देखो बोल्विया की राजधानी हालांकि दो हैं,
बोल्विया की राजधानी क्या हो जाएंगी आपकी, 2 हो जाएंगी, जिसमें से एक सुक्रे, एक आपका लापाज भी। कौन सा, एक लापाज भी माना जाता है, ठीक है, लापाज। तो सही आंसर इसमें क्या है, वैसे तो सुक्रे है, ठीक है ना। अगर सुक्रे न देता तो फिर यहाँ पर लापाज ये हो जाता, ठीक है। और जो लापाज है ये दुनिया में, ध्यान रखना कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है किसी देश की, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है ये, ठीक है। कौन सा, लापास। मोंटेविडियो किसकी राजधानी है, तो ये उरुग्वे, ये किसकी राजधानी है, उरुग्वे। तो उरुग्वे की राजधानी क्या है, मोंटेविडियो। ब्राज़ील है, ब्राज़ीलिया क्या है, ब्राज़ील की है। लीमा पेरू की, ठीक है, पेरू की। लीमा किसकी हो जाएगी, पेरू की हो जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, बोल्विया कहाँ का देश है, तो ये बताएंगे। हालांकि यहाँ पे जितने भी देश आप देख पा रहे हो ना, ये सभी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के हैं, ठीक है ना, ये सब दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के देश हैं, ठीक है, दक्षिण अमेरिका के ये सब देश हैं। जितने 4 यहाँ पे लिखे हैं चारों हो जाएंगे, ठीक है, 4 लिखेंगे, ये चारों हो जाते हैं। चलो अगला देखिएगा, निम्न में से किसे मुद्रा बाजार भी कहा जाता है, कार्यशील पूंजी बाजार, जीवंत बाजार, प्रारंभिक बाजार, प्रत्यक्ष बाजार, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, किसे मुद्रा बाजार भी कहा जाता है, किसे मुद्रा बाजार भी कहा जाता है। तो सही आंसर क्या होगा, कार्यशील पूंजी बाजार, क्या बोलते हैं, कार्यशील पूंजी बाजार कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, मानव की आवाज़ का उत्पादन कहाँ से होता है, यानी कि जो हम मानव बोलते हैं इसका जो आवाज़ ही कहाँ से मतलब पैदा होती है, मतलब कहाँ से ये आवाज़ निकलती है। लिखा है श्वास नली ट्रैकिया से, स्वर रज्जु से, यानी इसे बोलते हैं लैरिक्स बोलते हैं, फेफड़ों से, लंग से, नासिका से। देखो तो मानव की आवाज़ जो पैदा होती है वो कहाँ होती है भैया, स्वर रज्जु से, ठीक है। स्वर रज्जु से, जो आपका ये बीच वाला होता है ना, स्वर रज्जु यहाँ पे होता है, जिसे बोलते हैं लैरिक्स भी कहते हैं। लैरिक्स यहाँ से होता है, ठीक है, कहाँ से होता है, लैरिक्स से होता है, ठीक है। अब देखो जो ध्वनि, ध्वनि की बात करते हैं ना, आवाज़ क्या ध्वनि तो है, तो ध्यान रखना कि ध्वनि का मापन किसमें करते हैं, डेसीबल में, किसमें करते हैं, डेसीबल में करते हैं, ठीक है, डेसीबल में करते हैं। तो ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि क्या है, एक क्या है, तो ये अनुदैर्ध्य तरंग है, क्या है, अनुदैर्ध्य तरंग है। अगला के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू है, अनुच्छेद 356 से 51 तक, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 31C, ठीक है। देखो लागू करने की बात क्या है, तो लागू तो वर्तमान में क्या है, अनुच्छेद 1 है, क्यों, अनुच्छेद 1 में ये तो कहा गया कि भारत राज्यों का संघ है और जम्मू कश्मीर भी तो भारत में ही है, इसलिए क्या आपका अनुच्छेद यहाँ तक संबंध रखता है, लागू है, तो अनुच्छेद 1 लागू है, ठीक है। देखो निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, पीचवरम, महानदी, सुंदरवन, रत्नागिरी। तो ये कौन सा है, सुंदरवन ही तो है, कौन सा सुंदरवन है। रत्नागिरी कहाँ है, ये महाराष्ट्र में है। महानदी कहाँ पे है, ओडिशा में, ठीक है, ओडिशा में। और ये जो पिचवरम है, आप हमें बताओ कि ये कहाँ पे है, क्या ये गुजरात में है, क्या ये गोवा में है, ठीक है, या आंध्र प्रदेश में है, या कहाँ पे ये है, पिचवरम, ठीक है। तो मैंग्रोव वन जो होते हैं इसे ज्वारी वन भी कहते हैं, मैंग्रोव वन को हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ज्वारीय वन भी कहते हैं,
भारत में सबसे अधिक मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? तो पश्चिम बंगाल में जो सुंदरवन है यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारत के स्वदेशी खेल कबड्डी के नियमों को सबसे पहले किस राज्य में तैयार किया गया था? भारत के स्वदेशी खेल जो कबड्डी के नियम हैं, जो रेगुलेशंस हैं, उसके नियम कहाँ बनाए गए थे सबसे पहले? केरल में, आंध्र प्रदेश में, असम में या महाराष्ट्र में? ठीक है, या महाराष्ट्र में। तो देखो यहाँ पर जब सबसे बात करेंगे ना, कहाँ बनाया गया था कबड्डी? ठीक है, तो ये बनाया गया था कहाँ पे? महाराष्ट्र में इसके नियम बनाए गए थे। किसके? कबड्डी के। कबड्डी के महाराष्ट्र में नियम बनाए गए थे। ठीक है, ध्यान रखना। आगे आ जाओ। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? दशरथ, बिंदुसार, चाणक्य या अशोक? तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है, जरा बताओ कौन था भाई? ठीक है, तो ये से कौन का? बिंदुसार। एक बिंबिसार होता है, तो वो बिंबिसार तो वो उधर अजातशत्रु के समय आता है, मतलब अजातशत्रु के पिताजी हैं। ठीक है, तो इनका जो बिंदुसार के कार्यकाल की बात करेंगे तो ये लगभग चले कब तक? तो भाई 297 से लेकर कब तक? तो 273 ईसा पूर्व तक। क्यों ईसा पूर्व उल्टा चलता है ना, तो 297 से 273 ईसा पूर्व में इसका कार्यकाल होता है। किनका? बिंदुसार का। ठीक है, तो बिंदुसार जो हैं ये आजीवक संप्रदाय के क्या थे? आजीवक संप्रदाय को मानते थे। ठीक है, ये मानते थे। ठीक है, आजीवक संप्रदाय को। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है? स्टंप, पॉपिंग क्रीज, बॉलिंग क्रीज या स्टिप चेज? तो इसमें संबंधित देखो कह रहा है कि कौन सा नहीं है। ठीक है, नहीं बताना है, तो इसमें एक नहीं दिख रहा है, कौन सा? स्टिप चेज। कौन है? स्टिप चेज। तो फिर इसका संबंध किससे होना चाहिए? ठीक है, तो ये कह सकते हैं जो हम लोगों ने दौड़ नहीं देखी, बाधा दौड़, तो इसका संबंध है बाधा दौड़। बाधा दौड़ जो प्रतियोगिता होती है उससे संबंधित है स्टिप चेज। क्या? स्टिप चेज संबंध उससे रखता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हॉकी का एक मौलिक कौशल नहीं है? ठीक है, मतलब हॉकी में कौन सा एक मौलिक कौशल नहीं है, यानी कि अब क्या नहीं इसमें संबंधित है? ड्रिबलिंग, हिटिंग, स्टॉपिंग या स्केइंग। तो इनको अगर अलग अलग हम लोग निकालें ना तो ये निकल आएंगे। ठीक है, कौन किससे संबंध रखता है? ठीक है, देखो यहाँ पर आपको पता है स्कीइंग हम लोग क्या करते हैं, जो बर्फ़ पर जो हम फिसलते हैं उसको हम लोग स्कीइंग कहते हैं। ठीक है, तो ड्रिबलिंग, हिटिंग और स्टॉपिंग ये तीनों का संबंध किससे है? तो ये हॉकी से है। जबकि स्कीइंग, ध्यान रखना, स्कीइंग से नहीं। स्कीइंग तो बर्फ़ पर खेला जाता है, जिसमें फिसला जाता है, तो ये तो इससे संबंध रखता है। इसलिए क्या होगा आपका? ये वाला आंसर नहीं होगा। इसलिए इसका ये वाला आंसर नहीं होगा। अगला देखिएगा। विश्व प्रसिद्ध माजुली उत्सव डैश डैश में मनाया जाता है? तो कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर, असम, सिक्किम या त्रिपुरा? तो सही आंसर क्या है इसका? असम। कौन सा है? असम। कौन सा है? असम। यानी वही मान के चलिए कि लगभग की हम लोग बात करते हैं तो नवंबर के आसपास में। कब? तो वही नवंबर के आसपास में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये माजुली द्वीप की बात करेंगे तो देखो, तो सवाल अगर ये हो कि माजुली द्वीप एक नदी द्वीप है। ठीक है, जो कहाँ पे? जो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, और ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और ये क्या है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, नदी द्वीप है।
कहाँ है? असम में। कहाँ है? असम में है। तो माजुली उत्सव हम लोग कहाँ मनाते हैं? असम में। कहाँ मनाते हैं? असम में मनाते हैं। ध्यान देंगे इसको, ठीक है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन। अच्छा, असम में एक और द्वीप है, उमानंदा द्वीप। उमानंदा द्वीप है, ठीक है ना, वो भी नदी द्वीप ही है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि किलोग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त की जाती है? आयतन, घनत्व, जड़त्व या दाब, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? क्या आयतन हो सकता है इसका? बताओ, क्या घनत्व हो सकता है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या आपका? घनत्व। क्या है आपका? घनत्व को मापते हैं। क्या मानते हैं? घनत्व को मापते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, इसको हम लोग क्या मानते हैं? तो केजी प्रति मीटर घन में इसको व्यक्त करते हैं हम लोग, ठीक है। तो दाब का मात्रक क्या है? दाब का मात्रक तो क्या है? पास्कल है। कौन सा है? पास्कल है। तो पास्कल क्या है? एक वो साइंटिस्ट है, ठीक है, साइंटिस्ट है, ठीक है। तो आयतन का क्या होता है? इसका घन मीटर हो गया, घन मीटर इसका आयतन है, क्या? घन मीटर, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए आप। जड़त्व यानी इनर्सिया जिसे बोलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ज़्यादा हो गया क्या? ठीक है, 46 47। ये सारनाथ में सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष किसके द्वारा बनवाया गया? अकबर, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या चंद्रगुप्त? तो आप तो पता ही है, आपको पता ही है कि अशोक के बारे में, कि अशोक ही भाई स्तंभों का कार्य किसने कराना शुरू किया? अशोक ने ही कराना क्या किया था? शुरू किया था, ठीक है। तो जो सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष है, यही क्या है? भारत का जो सारनाथ का स्तंभ है वही भारत का क्या है? राष्ट्रीय चिन्ह है। यही क्या है? राष्ट्रीय चिन्ह है। यही क्या है? राष्ट्रीय चिन्ह हो जाएगा, ठीक है। एक ध्यान रखना, समुद्रगुप्त को हम लोग क्या कहते हैं? इसे कहते हैं भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन कहते हैं, ठीक है। बड़ी ही ज़्यादा संगीत प्रेमी की बात करते हैं हम लोग, संगीत प्रेमी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अशोक का ना, अशोक की हम लोग बात करते हैं तो अशोक ने क्या किया था कि कब? तो लगभग आप देखेंगे तो इसके 13वें, ध्यान रखना, इसके 13वें शिला लेख में कलिंग विजय का उल्लेख है। कलिंग विजय का उल्लेख है 13वें शिलालेख में, ठीक है। किस शिलालेख में? तो 13वें शिलालेख में कलिंग विजय का उल्लेख है, कलिंग का। तो यानी कि गुप्त काल में, सॉरी, मौर्य कह सकते हैं, मौर्य साम्राज्य में, जो मौर्य साम्राज्य है उसमें जो कलिंग है वो उड़ीसा को कहते थे। किसको कहते थे? उड़ीसा को कहा जाता था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के लिए राजस्व व्यय नहीं है? सब्सिडी, ब्याज भुगतान, रक्षा व्यय या कर संग्रह, ठीक है। अब यहाँ भी लिखा है व्यय की बात कर रहा है, किसकी? खर्च की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो जो सब्सिडी होती है, ठीक है ना, इसको भी खर्च ही किया जाता है सरकार द्वारा। ब्याज भुगतान, ये भी क्या है? व्यय ही हो रहा है। रक्षा व्यय भी हो रहा है। लेकिन जो कर संग्रह है, जो इनकम टैक्स है, वो खर्च नहीं हो रहा है, वो तो आ रहा है ना, फिर वो आ रहा है। तो फिर कौन सा आंसर हो जाएगा? ये कर संग्रह हो जाएगा। ये नहीं होगा, सरकार के लिए राजस्व व्यय नहीं है, ठीक है। राजस्व व्यय नहीं, ये तो राजस्व आय हो जाएगा लगभग, नहीं। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 49 नंबर। तो 6वीं अनुसूची के तहत स्वायत्त जिलों को गठित और पुनर्गठित करने का अधिकार किसके पास है? राज्य विधानसभा द्वारा, राष्ट्रपति के पास, राज्यपाल के पास, परिसीमन आयोग के पास। तो अब इसको जाहिर सी बात है आप आसानी से बता सकते हो कि किसके पास अधिकार होना चाहिए। वो लिखा है स्वायत्त जिलों को गठित करने और पुनर्गठित करने का किसकी बात है? तो राज्य विधानसभा को तो नहीं है, राष्ट्रपति को भी नहीं है, राज्यपाल को हाँ है। तो राज्यपाल का ये काम किसका होता है? राज्यपाल का होता है। परिसीमन आयोग का भी नहीं होता है, किसका होता है? राज्यपाल का होता है। इसको आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? राज्यपाल से ही हो जाएगा। और आज का अंतिम सवाल ये है, ठीक है।
देखो लिखा हुआ है कि रोन घाटी से आने वाली ठंडी शुष्क हवाओं को कहा जाता है क्या। अब देखो हमारे वैश्विक स्तर पे देखो तो कुछ हवाएं चलती हैं, क्या चलती हैं, कुछ हवाएं चलती हैं, कुछ ठंडी हवाएं होती हैं और कुछ क्या होती हैं, गर्म हवाएं होती हैं, ठीक है, कुछ स्थानीय हवाएं होती हैं। वैसे हवाओं की बात करें तो हवाएं 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। और उनमें से ये कुछ जो स्थानीय हवा होती हैं जो गर्म या ठंडी हो सकती हैं, जो गर्म या ठंडी हो सकती हैं। तो ये लिखा है ना कि रोन घाटी से आने वाली ठंडी और शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो सब लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मिस्ट्रल। क्या बोलते हैं, मिस्ट्रल कहते हैं। तो ये हमारे कितने थे, आज के 50 क्वेश्चन हमने देख लिए हैं, ठीक है। और फिर अगले टॉपिक में यानी अगले जो PYQ होगा उसमें भी हम लोग 50 क्वेश्चनों को ही क्या करेंगे, बात करेंगे। तो आज हमने यहाँ पे इन हवाओं को देख लिया है, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन हमारा था। तो अगला हम लोग पढ़ेंगे कौन सी, तो अगले नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो इतने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।